गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को अगर जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ उपार्जन करना पड़ता है। ये जीने के लिए उपार्जन बहुत जरूरी है। उपार्जन हम लोग कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है। मैक्सिमम का अगर हम लोग देखें तो वो क्या करता है? व्यापार करता है, मतलब बिजनेस करता है। तो जीने के लिए उपार्जन जरूरी है। उपार्जन का अगर हम लोग मेन पॉइंट देखें वो है व्यापार। व्यापार दो प्रकार का होता है। एक तो खुद का होता है, मतलब जो भी है वो अपना है, मतलब मैं खुद कुछ बिजनेस करूं, उसमें जो प्रॉफिट हो जो लॉस हो सब अपना हो। और एक दूसरा होता है किसी और के साथ मिलकर पार्टनरशिप में अगर हम लोग करें, उसको हम लोग बोलते हैं साझा। ये है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अगर हम लोग कोई व्यापार करें, और ये है सेल्फ, ये सेल्फ का बिजनेस है और ये पार्टनरशिप बिजनेस है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को जीने के लिए उपार्जन करने के लिए मैक्सिमम लोग व्यापार पर निर्भर है। और व्यापार दो प्रकार का, एक खुद का होता है, एक साझा होता है। साझा मतलब दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब हम लोग कुछ करते हैं, मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साझा व्यापार कहते हैं। तो आज हम लोग इस साझा व्यापार को डिस्कस करेंगे। कारण खुद के व्यापार में अगर हम लोग जाए तो खुद का व्यापार मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, क्या प्रॉफिट हो क्या लॉस हो, उसके लिए टोटल जिम्मेदार मैं खुद हूं। कारण क्या बिजनेस किया वो मैं जानता हूं, प्रॉफिट हुआ मेरा हुआ, लॉस हुआ मेरा हुआ। लेकिन साझा में अगर प्रॉफिट होता है, जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं उसमें, जितने लोग मिलकर उस बिजनेस को किए हैं, सबका उसमें हिस्सा रहता है। तो हम लोग साझा व्यापार को डिस्कस करेंगे। और हमारे चैप्टर नंबर ये 14 में ये साझा व्यापार है। यहाँ पर साझा व्यापार की कुछ साधारण नीतियों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर साधारण व्यापार की हम लोग किसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं? साधारण व्यापार की नीतियां, मतलब किसके ऊपर ये साझा व्यापार का टोटली डिपेंड करेगा। क्या क्या होता है, जनरल कंडीशन क्या क्या होते हैं साझा व्यापार में। जो भी हम मान लो 100 रुपया लगाना है, तो 100 रुपया लगाना है, दो लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी पहला पॉइंट आएगा यहाँ पर साझा व्यापार में मूलधन। साझा व्यापार में क्या आएगा? मूलधन। और मूलधन मतलब जिसको लगाकर बिजनेस को शुरू किया जाए। मूलधन में क्या होता है? जो भी भागीदारगण है, मतलब जो भी पार्टिसिपेट किया है, भागीदारगण क्या करेगा? भागीदारगण दो प्रकार से कर सकता है कि एक तो समान रूप से बांटकर, मतलब 100 रुपया लगाना है, दो लोग हैं तो 50-50 मूलधन यूज करेगा, मतलब 50 रुपया एक देगा, 50 रुपया दूसरा देगा। तो समान रूप से बांटकर जो मूलधन है उसको समान रूप से ये लोग क्या करेंगे? बांट कर एकत्र करेंगे। मतलब दो लोग हैं, दोनों को बराबर देना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि अनुपातिक मूलधन के अनुसार एकत्र करेंगे। मतलब एक ने 40% दिया, एक ने 60% दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनुपातिक मूलधन के आधार पर एकत्र करेंगे। एकत्र करके ही क्या करेगा? बिजनेस को शुरू करेगा। एकत्र करेंगे मैं बार बार बोल रहा हूं, कारण एक ही है
कि सामान एकत्र करके ही मूलधन को इकट्ठा करके बिजनेस को शुरू करना है। यहाँ पे भागीदारगण ने क्या किया, जितना इन्वेस्ट करना है उतना क्या है समान रूप से बांटकर वो लोग आपस में बोला कि मैं हम लोग तीनों, अगर 3 लोग हैं तो तीनों बराबर इन्वेस्ट किया करके व्यवसाय का शुरू किया। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अनुपातिक मूलधन के आधार पर किसी ने 20% दिया, किसी ने 30% दिया, किसी ने 50%। अगर 3 है 20, 30, 50 तो 100% हो गया। तो अनुपातिक मूलधन के आधार पर वो लोग क्या करेंगे, इसको एकत्र करेंगे। इसके बाद जब व्यवसाय शुरू हुआ तो साल के अंत में क्या होगा, कुछ लाभांश तो होगा। इस लाभांश का बंटन वो लोग आपस में कैसे बांटेंगे, लाभांश को आपस में कैसे बांटेंगे। तो भागीदारगण क्या कर सकते हैं, एक तो ये किया जैसे समान रूप से अगर वो लोग इन्वेस्ट किया है तो क्या होगा, एक ये हो सकता है कि समान रूप से बांट कर ले सकते हैं लाभांश को, समान रूप से बांट कर ले सकते हैं। एक कंडीशन ये हो सकता है समान रूप से बांट कर लेना। दूसरा है मूलधन के परिमाण के अनुसार, मूलधन के परिमाण के अनुसार, मूलधन के परिमाण के अनुसार जिसने जितना पैसा लगाया उस परिमाण के अनुसार बांटना, अनुसार बांट कर लेना। दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन है कि आपसी कोई शर्त के अनुसार शुरू करने से पहले सभी ने बैठकर एक तय किया कि इसको हम लोग 20% इसका हिस्सा रहेगा, बाकी 80% को हम लोग समान रूप से बांट लेंगे। तो सर्वसम्मत आपसी कोई शर्त के अनुसार, सर्वसम्मत आपसी कोई शर्त के अनुसार। तो देखो नीति के लिए पहले नीति में जाने का, याद रखने का तरीका, नीति हम लोग क्या करना है, बिजनेस को शुरू करना है तो पहले मूलधन चाहिए तभी तो बिजनेस शुरू होगा। ये मूलधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो समान रूप से दे सकते हैं, नहीं तो अनुपातिक मूलधन के आधार पर एकत्र करके हम लोग व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। समान रूप से पैसा देकर शुरू किए, नहीं तो कुछ अनुपात में 40%, 60%, 30%, 70% देकर हम लोग व्यवसाय को शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, देकर मतलब क्या, एक जगह इकट्ठा करके शुरू करेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, एकत्र करेंगे। मूलधन को ये इकट्ठा करेंगे, हम लोग इकट्ठा करके बिजनेस को शुरू करेंगे। जैसे बिजनेस शुरू हुआ हम लोग लाभ को ही देखेंगे कि हाँ हमारा कुछ ना कुछ तो लाभ तो होगा। तो वो जो लाभ हुआ, लाभ का हम लोग बंटन कैसे करेंगे, बंटन इस प्रकार कर सकते हैं, लाभ को समान रूप से जिसने जितना लगाया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कंडीशन हम लोग पहले शुरू करके रखे थे कि हम लोग जो भी है, एक कंडीशन यदि हुआ कि अगर 90 रुपया हुआ हम लोग सब 30 रुपया करके ले लेंगे, मतलब समान रूप से बांटकर मिल जाएगा। उसके बाद ये भी हो सकता है किसी ने 40% लगाया, किसी ने 30% लगाया, तो जिसने जितना परिमाण लगाया उस परिमाण के अनुसार हम लोग बांटकर ले लेंगे। और तीसरा कंडीशन है सर्वसम्मत आपसी कोई शर्त, हम लोग वहां पे कोई शर्त भी रख सकते हैं जिसमें सभी कोई राजी हो। उस शर्त के अनुसार हम लोग उस पैसे का बंटन कर सकते हैं। पैसा मतलब यहाँ पर क्या है, लाभांश का बंटन कर सकते हैं।
उसके बाद एक और आता है तीसरा पॉइंट कि व्यवसाय परिचालन का सम्मान युक्त भत्ता। तीसरा पॉइंट आता है व्यवसाय परिचालन हो रहा है, व्यवसाय परिचालन का सम्मान युक्त भत्ता। व्यवसाय परिचालन का सम्मान युक्त भत्ता, इसमें क्या होता है कि कोई भागीदार अगर अतिरिक्त श्रम वो समय देता है, उसके लिए कितना उसको एक्स्ट्रा भत्ता मिलेगा, यह भी शर्त निर्धारण के समय निर्धारित कर लिया जाता है। यानी यहां पर क्या है कि कोई भागीदार अगर अतिरिक्त जितना सब कोई दे रहा है उससे अधिक अगर अतिरिक्त श्रम व समय दे, अतिरिक्त श्रम व समय दे, अतिरिक्त श्रम दे सकता है या श्रम के बदले में क्या दे रहा है, वो टाइम दे रहा है, तो उसके लिए उस भागीदार को उसके लिए उस भागीदार को कितना सम्मानित भत्ता देना होगा, कितना सम्मानित भत्ता, कितना सम्मानित भत्ता देना होगा, यह भी शर्त निर्धारण के समय निर्धारित कर लिया जाता है। यह भी कब निर्धारित करना पड़ेगा, जब हम लोग शर्त निर्धारण करेंगे। यह भी शर्त निर्धारण के समय निर्धारित कर लिया जाता है। तो हम लोग क्या हुआ कि साझा व्यापार की नीतियां मतलब मेनली 3 नीतियों पर निर्भर करेगा। एक मूलधन की नीति है। मूलधन की नीति में भागीदार गण क्या कर सकता है, या तो समान रूप से मूलधन दे सकता है, नहीं तो अनुपातिक मूलधन के आधार पर वो लोग इकट्ठा करके बिजनेस को शुरू कर सकता है। बिजनेस शुरू कर जब भी कोई करता है तो कोई ना कुछ लाभ जरूर आशा करके शुरू करता है, तो लाभांश का बंटन लाभ होता ही है। लाभांश का बंटन कैसे होगा, उसमें ये आपस में ये लोग कंडीशन कर लेते हैं कि लाभांश को हम लोग समान रूप से बांट लेंगे, नहीं तो क्या होगा, मूलधन के परिमाण जिसने जितना मूलधन लगाया उसके परिमाण के अनुसार बांट लेंगे, नहीं तो क्या होगा, सर्वसम्मत तरीके से आपसी कोई शर्त बना लिए कि हाँ हम लोग इतना होगा, इतना परसेंट उसको दे देंगे, इतना परसेंट उसको दिए देंगे। ये आपसी शर्त में कुछ भी आ सकता है। और लास्ट जो हमारा है व्यवसाय परिचालन में सम्मान युक्त भत्ता। ये सम्मान युक्त भत्ता अगर कोई उस व्यवसाय में एक्स्ट्रा टाइम दे या एक्स्ट्रा सम दे, उसके लिए उसको कितना हम लोग देंगे, उसके लिए उसको कितना भत्ता देना होगा, यह भी शर्त निर्धारण के समय निर्धारित कर लिया जाता है। यह है साझा व्यापार की मूल नीतियां। अब हम लोग आते हैं साझा व्यापार के प्रकार पर। साझा व्यापार 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सरल
साझा व्यापार। तो साझा व्यापार कितने तरीके का हुआ? दो प्रकार का। एक है सरल साझा व्यापार, दूसरा है मिश्र साझा व्यापार। सरल के केस में जो भी भागीदारगण है वो समान समय के लिए समान पैसा लगाता है। बिजनेस में यहां पर समान समय समान पैसा, समान समय के लिए समान पैसा लगाता है। कौन लगाता है? भागीदारगण लगाता है। समान समय के लिए समान पैसा लगाया, ये हमारा हुआ सरल व्यापार। सरल साझा में ये जाएगा कि समान समय के लिए समान पैसा लगाएगा। और मिश्र में क्या होगा? ये मिश्र में होगा समान समय, यहां पर विभिन्न समय के लिए समय में चेंज आ जाएगा। विभिन्न समय के लिए पैसा लगाएगा। विभिन्न समय के लिए पैसा लगाएगा। इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लो समान समय के लिए कोई जैसे ए और बी है, ए और बी। यहां पर अगर हम लोग मूलधन देखें, मतलब ए ने इन्वेस्ट किया 4000, ये बी ने इन्वेस्ट किया 6000। अगर दोनों लगाया तो वर्ष, ये दोनों ही अगर एक वर्ष के लिए लगाएगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा? ए और बी दो ठो है। यहां पर मूलधन देखे, मान लो ये 4000 लगाया, लेकिन शुरुआत के समय मान लो ये 8 महीने के लिए लगाया, और ये जो 6000 है ये 9 महीने के लिए लगाया। फिर इसके बाद ये कुछ और ऐड करके मूलधन फिर बढ़ेगा और कुछ समय के लिए ये मूलधन को पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? मूलधन चेंज होता रहेगा। यहाँ पर मूलधन और समय, मूलधन क्या होगा? चेंज होता रहेगा। इसके बाद मान लो मूलधन में और ए ने जोड़ दिया 5000, ए का मूलधन अब क्या हो गया? 5000 हो गया। 1000 रुपया और जोड़ा, और समय, यहां पर समय लगाया शेष 4 महीने के लिए। 8 महीने तक 4000 रुपया रखा, और शेष 4 महीने के लिए इसने क्या कर दिया? 1000 रुपया और जोड़ दिया। इसने क्या किया? 6000 रुपया पहले लगाया था, 1000 रुपया निकाल लिया, या 2000 रुपया निकाल लिया। 2000 रुपया निकालेगा तो कितना होगा? 4000, और एक साल में जितना महीना बचा है उतने दिन के लिए लगाएगा, मतलब 9 महीने चला गया, यानी ये 3 महीने के लिए लगाया, शेष 3 महीने के लिए लगा दिया। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि ये मूलधन जो है पूरे साल भर के लिए सेम फिक्स रहा। जो पैसा शुरुआत से अंत तक फिक्स रहता है। समान समय के लिए अगर 1 वर्ष के लिए लगा रहा है, ये भी 1 वर्ष के लिए लगा रहा है। लेकिन इसके केस में मतलब मिश्र व्यापार के केस में क्या देख रहे हैं कि मिश्र व्यापार में ये अगर 8 महीने के लिए लगाया, उसी को ये 9 महीने के लिए लगाया। फिर इसने ये पैसा बढ़ा सकता है, ये 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया, और शेष 4 महीने तक रहने दिया। इसने क्या किया? उसमें से 2000 रुपया निकाल लिया। 2000 रुपया निकाला तो ये इसका हो गया 4000, और वो शेष 3 महीने रहने दिया। ये है सरल और मिश्र। तो मिश्र के केस में हमको क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक साझेदार का एक समतुल्य मूलधन निकालना पड़ता है। इस मिश्र के केस में हमको क्या करना पड़ता है? इसके केस में प्रत्येक
साझेदार का एक समतुल्य मूलधन निकालना पड़ता है। तो किसके केस में समतुल्य मूलधन निकालना पड़ता है? ये निकालना पड़ता है मिश्र साझा व्यापार के केस में। सरल के केस में ये जरूरी नहीं है। तो प्रत्येक साझेदार के लिए एक समतुल्य मूलधन निकालना पड़ता है, कारण ये चेंज होता रहता है, माना एक कोई है जो कि एक महीने में पहला महीना मूलधन इन्वेस्ट किया, मूलधन लगाया बिजनेस में। ये समय है एक महीना, मूलधन लगाया एक महीने में, मूलधन लगाया 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया लगाने के बाद इसका प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ 100 रुपया। ठीक, मान लो मैं एक ही बात कर रहा हूं, कोई भी बिजनेस को शुरू किया, पहले महीने के अंत में उसका लाभ हुआ रुपया X, मूलधन कितना लगाया है 10,000 रुपया। अगर मैं दूसरे महीने में जा रहा हूं तब भी मेरा मूलधन तो यही रहेगा, मूलधन बराबर 10,000 रुपया ही रहा। लाभ क्या हो गया? लाभ दूसरे महीने में भी हमको 100 रुपया का ही लाभ हुआ। इसी प्रकार से हम लोग अगर तीसरे महीने में जाते हैं, तीसरा का महीना, वहां पर भी तो मेरा मूलधन इतना ही रहा, मूलधन बराबर कितना था 10,000। लाभ कितना हो गया? लाभ मेरा वही रहा ₹X। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, समय कितना है, यहां पर अगर मैं देखूं तो समय मेरा कितना रहा 3 महीना। समय कितना रहा 3 महीना। 3 महीने में हमारा देखो मूलधन कितना हो जाएगा। पहले महीने में भी हमको मूलधन 10,000 रुपया लगाना पड़ा, दूसरे महीने में भी मूलधन 10,000 लगाना पड़ा, तीसरे महीने में भी हमको मूलधन 10,000 लगाना ही पड़ा। अगर मूलधन के हिसाब से देखें, हमने मूलधन टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, वो 10,000 करके 30,000 रुपया मैंने मूलधन लगा दिया। लाभ, अब आते हैं लाभ पर। अब देखो लाभ कितना हुआ, पहले महीने में भी हमको 100 रुपया लाभ हुआ था, दूसरे महीने में भी 100 रुपया लाभ हुआ, तीसरे महीने में भी 100 रुपया लाभ हुआ, मतलब टोटल मिलाकर हमको लाभ हुआ 3x। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से बोले। मान लेते हैं पहला महीना, ये क्या है, एक महीना की जगह हम लोग ये पहला महीना लिखे तो और थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। पहला महीना, फर्स्ट महीना, पहला महीना में हम लोग मूलधन कितना लगाए 10,000 रुपया लगाए, हमको लाभ 100 रुपया हुआ। सेकेंड महीना हमने मूलधन वापस 10,000 रुपया लगाया, मतलब उसी मूलधन जो हमारा है वही मूलधन चल रहा है, तो मूलधन में कोई चेंज नहीं है, जो लाभ है उसको मैं देख रहा हूं, मेरा लाभ दोबारा ₹X हुआ। थर्ड महीना, यहां पर भी मूलधन मेरा वही रहा, लाभ लेकिन फिर मेरा उतना ही हुआ ₹X। तो हुआ आखिर क्या, टोटल महीना कितने महीने तक मैंने मूलधन लगाया, 3 महीने तक 10,000 करके टोटल मैंने मूलधन कितना इन्वेस्ट किया 30,000 रुपया। लाभ कितना हो गया 3x, x करके लाभ हो गया 3x। इसी प्रकार अगर हम लोग 12 महीने तक जाते हैं, इसी प्रकार हम लोग 12 महीने तक जाते हैं, 12 महीने तक गए, 12 महीने तक टोटल महीना 1 2 3 4 5 करके एक साल में 12 महीना, इसलिए 12 को लेकर देख रहे हैं। 12 महीने तक गए,
12 महीने तक जाने के बाद यहाँ पर मेरा मूलधन जो है वो 1,20,000 हो गया, कारण 10,000 हर महीने लग रहा है, 10,000 10,000 10,000 करके 12 महीने तक लगा, यानी 1,20,000। और लाभ कितना होना चाहिए? 3 महीने में 3x लाभ, हर महीने x रुपया करके लाभ हो रहा है, यानी 12 महीने में लाभ होगा 12x। 12 महीने में लाभ होगा 12x। इसी को अगर मान लो हम लोग 12 महीने में 1,20,000 मूलधन अगर है, तब जाकर 12x लाभ हो रहा है। अगर एक महीने में ही हमको 12x रुपया लाभ करना है, यहाँ पे देखो एक महीने में हमको लाभ 1 रुपया करना था, तो मूलधन को कितना करना पड़ा था? 10,000 करना पड़ा था। लेकिन अगर हमको एक महीने में ही लाभ को 12x करना है, therefore एक महीने में ही 12x लाभ करने के लिए, 12x रुपया लाभ करने के लिए मूलधन कितना करना पड़ेगा? देखो यहां पर मूलधन कितना करना पड़ा था? इसको लाभ करने के लिए यहाँ पे मूलधन जब 1,20,000 है, तब जाकर हमारा लाभ कितना है? 12x है। तो एक महीने में हमको 12x का लाभ करना है, तो हम लोगों का मूलधन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मूलधन कितना होना चाहिए? ये मूलधन होना चाहिए 1,20,000। इतना रुपया होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखाया कि 12 महीने में अगर मूलधन 1,20,000 है, तब जाके मेरा लाभ 12x है। तो अगर एक ही महीने में हमको 12x रुपया लाभ करना है, एक महीने में ही हमको कितना लाभ करना है? ये 12x लाभ करना है एक महीने में, तब हमको कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1,20,000। कारण एक महीने में अगर पहले महीने में 10,000 रुपया लगा रहे हैं, तो लाभ 1 रुपया हो रहा है। अगर 10 की जगह 20 करते हैं, तो वहां पर कितना हो जाता है? 2x हो जाता। इसी में थोड़ा सा करेक्शन करते हुए देखें। मान लो फर्स्ट महीना मूलधन अगर मेरा 10,000 है, तो लाभ है ₹x। समय को फिक्स कर दिए। अगर मूलधन मेरा 20,000 हो गया, मूलधन 20,000 हो गया, एक टेबल बना दे, तब जाके अच्छा रहेगा। मूलधन और लाभ के बीच में एक टेबल बना रहे हैं। ये एक महीने के लिए ही है। जब मूलधन मेरा था 10,000, लाभ हो रहा था x। अब जब 20,000 हो गया है, नॉर्मल सी बात है, रुपीस कितना हो गया? ये 2x हो गया। 10,000 पे अगर 1 रुपया लाभ है, 20,000 पे कितना होगा? 2x है। 30,000 पे रुपीस 3x होना चाहिए। इसी प्रकार 1,20,000 रुपया लाभ करने के लिए 10,000 को कितने से गुना करने पर 1,20,000 आया? 12 से गुना करने पर, तब यहां पर जाकर ये इसको भी 12 से गुना करेंगे, तो क्या होगा? 12x। हम लोग ये 10 के बेसिस पे देख रहे हैं। 10,000 है तो लाभ x है, तो 10 को 2 से गुना करने पे 20,000 होने पे लाभ इधर भी 2x हो जा रहा है। 1,20,000 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इधर भी लाभ क्या होगा? 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x। तो एक महीने में अगर हमको, ये तो 12 महीने तक पहले मैं देखा हूं कि 12 महीने में अगर मूलधन जाके हमारा 1,20,000 हो रहा है, तब जाकर लाभ 12x हो रहा था। अगर इसी को एक महीने में ही 1,20,000 में लगा दूं, तब मेरा लाभ ऑटोमेटिकली 12x हो जाएगा। तब मेरा लाभ ऑटोमेटिकली
12 रेट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है कि एक आदमी ने वर्ष के शुरुआत में क्या किया, 10,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय को शुरू किया। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, आदमी ने शुरू में 10,000 रुपया लगाकर व्यवसाय को शुरू किया। चौथे महीने के शुरू में और 5,000 रुपया लगाया। यहाँ पे देखो मूलधन में चेंज हो गया, यानी इसने क्या किया, अब सरल व्यापार नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मिश्र व्यापार बोल सकते हो, ये मिश्र व्यापार कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मिश्र कर रहा है। कारण इसने क्या किया, साल भर एक पैसे को रहने नहीं दिया। चौथे महीने के शुरू में इसने क्या किया, 5,000 रुपया निकाल लिया, और जैसे ही 9वां महीना खत्म हुआ, इसने क्या किया, 5,000 रुपया इसने लगाया था, और 9वां महीना खत्म होते ही इसने क्या किया, 3,000 रुपये को निकाल लिया। तो इसका एक महीने का समतुल्य मूलधन कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा। साझा व्यापार में समतुल्य मूलधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समतुल्य मूलधन एक महीने का, ये हमको निकालना पड़ता है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन में हम लोग देख ले कि आदमी ने क्या किया, शुरू में 10,000 रुपया लगाकर व्यवसाय को शुरू किया। चौथा महीने के शुरू में उसने क्या किया, 5,000 रुपया और इन्वेस्ट कर दिया व्यवसाय में, और जैसे ही 9वां महीना खत्म होता है, उसने क्या किया, 3,000 रुपया उस बिजनेस से और निकाल लिया। लगाया नहीं, वहां से वो क्या किया, निकाल लिया। तो इस व्यक्ति का एक महीने का समतुल्य मूलधन कितना होना चाहिए। तो हम लोग देखें कि एक महीने का समतुल्य मूलधन कितना होना चाहिए। एक महीने का समतुल्य मूलधन, यहां पर देखो, जब एक महीने का समतुल्य मूलधन निकाल रहे हैं, सबसे पहले उसने 10,000 रुपया लगाया था। 10,000 रुपया लगाया कितने दिन के लिए, 10,000 रुपया तो लगाया, टाइमिंग क्या थी, टाइमिंग उसकी थी चौथे महीने के शुरू में लगाया, निकाल लिया, चौथे महीने के शुरू में और 5,000 रुपया लगाया, यानी चौथे 3 महीने तक पैसा रहा। तो 10,000 रुपया जो था ये 3 महीने तक रहा। 10,000 रुपया कितने महीने तक रहा, 3 महीने तक रहा। 10,000 रुपया रहा 3 महीने तक। अब उसने क्या किया, इस 10,000 में और 5,000 ऐड कर दिया। इस 10,000 में और क्या किया, 5,000 ऐड कर दिया, यानी 10,000 प्लस 5,000, ये कितना दिन रहा। देखो 9वां महीना खत्म होते ही 3,000 रुपया निकाल लिया, मतलब 9वां महीना 9 महीना तक पूरा रहा। कब से शुरू हुआ था, चौथे महीने के शुरू में से, चौथे महीने से 9वां महीना पूरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, यानी ये रहा 6 महीने तक। ये रहा मेरा पैसा 6 महीने तक, मल्टीप्लाई 6, ये पैसा रहा 6 महीने तक। अब 9वां महीना खत्म हुआ तो 3,000 रुपया निकाल लिया। किसमें से निकाला, इसमें से निकाला। तो प्लस ये क्या होना चाहिए, 10 प्लस 5 जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें से 3,000 रुपया माइनस हो जाएगा, कारण 3,000 रुपया निकाल लिया गया। अब 3,000 रुपया निकाला, ये पैसा कितना दिन रहा, देखो 9वां महीना खत्म हुआ तो निकाला, तो 10वां, 11वां, 12वां, यानी 3 महीना और रहा। अब एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग एक महीने का समतुल्य मूलधन 12 महीने के बेसिस पर निकालते हैं। ये जो महीने को जब हम लोग ऐड करेंगे ना, ये जो 3, 6,
9 3 12, ये 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 6 9 3 12 है। मैंने क्या किया एक बार फिर से देखो, एक महीने का समतुल्य मूलधन निकाल रहे हैं 10,000 रुपया। कितने दिन के रहा, कितने दिन के लिए, चौथे महीने के शुरू में निकाला, यानी 3 महीने तक पूरा रहा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 3 किया। चौथे महीने के शुरू में उसने 5,000 रुपया लगाया, तो 5,000 रुपया बढ़ जाएगा 10,000 के साथ। और कब तक रहा, 9वां महीना खत्म होते ही, 9वां महीना खत्म होते ही, यहाँ पर खत्म होने की बात आ रही है। खत्म होने की बात मतलब 9वां महीना पूरा रहेगा, तो चौथे महीने से 9वां महीना, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, तो 6 महीना हुआ, मल्टीप्लाई 6। खत्म होते ही उसने क्या किया, 3,000 रुपया निकाल लिया। मतलब ये जो अमाउंट था इसमें से 3,000 रुपया चला गया। अब ये जो पैसा था ये अंतिम तक रहा। अंतिम तक मतलब क्या, 12 महीने तक रहेगा। तो 9वां के बाद 9वां महीना खत्म हुआ था तब निकाला था, तो 10वां, 11वां, 12वां 3 महीना मेरा और रहा। तो ये होगा 30,000, 10 मल्टीप्लाई 3 मतलब 30,000 प्लस 10 5 15 छक्के 90 प्लस 10 5 15, 15 से 3 गया 12, 12 3 36, तो 90 30 120 36 156, 1,56,000 रुपया। ये क्या है, एक महीने का समतुल्य मूलधन, एक महीने का समतुल्य मूलधन 1,56,000 रुपया। इसको हमको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। ये एक सवाल है कि ए का मूलधन 15,000, बी का मूलधन 25,000। इस दोनों ने इन्वेस्ट करके एक व्यवसाय को शुरू किया और वर्ष के अंत में लाभ हुआ 16,800 रुपया। इसको मतलब किसको कितना लाभांश मिलेगा ये निकालना है। अगर यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है एक्स्ट्रा कुछ कि किसको अगर 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, किसी को 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। हम लोग यहाँ पर दो तरीके से सवाल को करेंगे, एक नॉर्मल जैसे करते हैं सरल तरीके से, और एक मिश्र वाले तरीके से। मिश्र वाले हम लोग देखे थे साझा व्यापार दो प्रकार का था, एक सरल और एक था मिश्र। मिश्र के केस में हमको क्या करना पड़ता था, ये जो मिश्र है यहाँ पर हमको समतुल्य मूलधन निकालना पड़ता था, समतुल्य मूलधन। तो एक बार हम लोग समतुल्य मूलधन निकालते हुए करेंगे और एक बार प्लेन जैसे सरल में हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। यहाँ पर हमको दिया है ए का मूलधन 15,000 और बी का मूलधन 25,000। ये हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 1 का ही है कि वहां पर दिया है मेरा और मेरे मित्र का। तो यहाँ पर हम लोग देखे पहला काम क्या है, इसको हमको लिख लेना है, फिर हमको निकालना क्या पड़ेगा, मूलधन का अनुपात। इसके केस में जैसे सरल में करते हैं मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात ऐसे ना लिखकर ए का मूलधन अनुपात बी का मूलधन, हम लोग मूलधन का अनुपात अगर लिखते हैं तो हम लोग A/B कर देंगे, यानी 15,000 अनुपात 25,000। देखो 15,000 अनुपात 25,000, तो क्या क्या कट रहा है, 3 0 कर गया, 5 3 15, 5 5 25। इसको ऐसे काटना थोड़ा सा अच्छा ठीक नहीं लग रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट ही लिख देंगे। हम लोग देख रहे हैं 1000 से कट रहा है, तो यहाँ पर 5 से काटे 3:5, 3:5। जैसे ये निकला, यहाँ पर हमको एक चीज निकालना पड़ता है, अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना है, अनुपाती योग मतलब ये जो अनुपात निकला इसका योग, मतलब 3 + 5 = 8। तो अनुपाती योग इसलिए निकालना पड़ता है कि हमको जो टोटल अमाउंट है उसको
कितनों भागों में बांटना है। बांटकर अब देखो यहाँ पर किस में बांटेंगे, ए और बी में। तो ए का हिस्सा इसके आधार पर क्या है, देखो 3 भाग है। कितने भाग में से ऐड तो इसीलिए किए थे कि हमको कितना भाग करना है, हम लोग देखें इसको 8 भाग करना है। 8 भाग में से 3 भाग हमको किसको देना है, ए को देना है। तो हम लोग लिखेंगे 3/8 भाग। और बी का हिस्सा, बी में क्या है, देखो बी को कितना मिलना चाहिए, बी में 5 है तो 5/8 भाग, मतलब 8 भाग का 5 भाग बी को मिलेगा। चूंकि लाभ बराबर कितना है, ₹16,800, therefore ए का लाभांश मतलब 3/8। ए का भाग कितना है, 3/8 मल्टीप्लाई 16,800, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 2100, मतलब ये होना चाहिए 6,300। इसी प्रकार तथा हम लोग लिखिए बी का लाभांश। बी को कितना लाभांश मिलेगा, बी का लाभांश बराबर 5/8 मल्टीप्लाई 16,800। तो इसको भी काटेंगे तो 2,100 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 5 दूनी 10, 10,500। तो 10,500 और 6,300 को ऐड करोगे तो देखोगे 16,800। तो ये हम लोग सरल जो प्रोसेस है उससे निकाल लिए। समतुल्य मूलधन नहीं निकाले हैं इसमें। मिश्र जब भी रहेगा उसमें हमको समतुल्य मूलधन निकालना पड़ेगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, ए ने क्या किया था, ए ने 15,000 रुपया 12 महीने में के लिए लगाया था। तो ए के का मूलधन मतलब यहाँ पे 15,000 रुपए का जो 12 महीने का लाभ होता है, उसी रूप में 1 माह में लाभ हेतु मूलधन कितना हो जाएगा उसको हमको कैलकुलेट करना है। ए का रुपीस कितना है, 15,000। ए का कितना रुपया था, 15,000 का 12 माह में जो लाभ होता है, 12 माह में जो लाभ होता है उसी रूप में क्या निकालना है, उसी रूप में 1 माह में लाभ हेतु, उसी रूप में 1 माह में लाभ हेतु, उसी रूप में हमको क्या है, 1 माह में लाभ हेतु क्या होना चाहिए, ए का मूलधन। उसी रूप में 1 माह में लाभ हेतु मूलधन कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना तो पैसा उसने निकाला ना उसमें डिपॉजिट किया, इसलिए ₹15,000 को हम लोग क्या करेंगे, ₹15,000 है, ये कितने महीने तक रहा था, 12 महीने तक। तो 15,000 मल्टीप्लाई 12, इससे पहले जो समतुल्य मूलधन में हम लोग दिखाए थे उसी के आधार पर देखो तो 3 तो 0 तो पहले बैठ गया, 5 12 60, 1,80,000 रुपया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बी के लिए भी लिखेंगे। बी के लिए क्या लिखेंगे, बी का कितना रुपया है, बी का ₹25,000 का 12 माह में
12 माह में जो लाभ होता है, 12 माह में जो लाभ होता है उसी रूप में 1 माह में लाभ हेतु मूलधन। देखो मूलधन बराबर यहां पर भी वही करना है कि 25,000 को रुपीज 25,000 मल्टीप्लाई 12, तो ये आएगा रुपीज 25,000 पर बराबर रुपीज 3 लाख। ये समतुल्य मूलधन, ये हमको निकालना है। ये मैं समतुल्य मूलधन निकाल कर कैसे करेंगे उसके बेसिस पर दिखा रहा था, बाकी तो ऐसे ही है। इसके बाद जैसे क्या है, मूलधन का अनुपात निकालेंगे, जैसे कि इसमें निकाले थे मूलधन का अनुपात। अब देखो मैं ब्लू से इसलिए कर रहा हूं कि कारण पूरा उस जैसा है। मूलधन का अनुपात किसके किसके बीच में, A/B के बीच में, ये होगा 1,80,000 अनुपात 3 लाख बराबर। देखो 300 पहले कट गया, 180 बटा 300 है, 300 है तो 60 से कटेगा, 60 3 80, 0 कट गया, 6 से यहां तक 400 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 से काटो, 6 दिया 18, 6 पंजे 30, यानी 3:5, 3:5। इसके बाद जैसे हम लोग उधर किए थे अनुपाती योग बराबर 3 + 5 बराबर 8। हाँ, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, A का हिस्सा, B का हिस्सा। A का हिस्सा बराबर 3/8 भाग, और इधर B का हिस्सा बराबर 5/8 भाग। इसमें अब कुल लाभ बराबर कितना है, रुपीज 16,800। देयरफॉर A का लाभांश बराबर 3/8 भाग था लाभांश का, 3/8 मल्टीप्लाई 16,800, और तथा B का लाभांश ये है 5/8 मल्टीप्लाई 16,800, जो कि यहाँ पर देखो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, 2100 आ रहा था, ये मतलब ये आएगा 6,300 रुपया, और ये आएगा रुपीज 10,500। मैंने किया क्या, दोनों में इसमें सरल है, उसमें मिश्र प्रोसेस से निकाला। मिश्र प्रोसेस में क्या है, 1 महीने का समतुल्य मूलधन हमको निकालना है, 1 महीने का समतुल्य मूलधन निकालना है, जो कि समतुल्य मूलधन कैसे निकाला जाएगा इसके आगे वाले स्टेप में मैं दिखा के आया हूं। तो उसको चूंकि यहाँ पर बीच में ना तो पैसा डाला गया ना निकाला गया, इसलिए मैंने प्लेन 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं। बी के लिए भी वही केस है, अगर निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, पैसा मेरा कितना दिन रहता है वहां पर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 1 महीने का समतुल्य मूलधन कितना होगा। वो साल भर का मूलधन लेकर 1 महीने का समतुल्य मूलधन हमको निकालना है। ये मिश्र के प्रोसेस में आएगा और ये सरल वाले प्रोसेस में आएगा। सरल वाले प्रोसेस में तो अगर साल भर एक ही पैसा रह जाता है तो हम लोग ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं, लेकिन मिश्र में
हमको बस ये जो समतुल्य मूलधन निकालना है, ये वाला हमको एक्स्ट्रा निकालना है, बाकी सारे प्रोसेस वैसे ही है, बाकी सारे हमको वैसे ही मिलेंगे। यहाँ पर दो ही प्रोसेस है, एक सरल है एक मिश्र है। हाँ, तुमको करना क्या है, एक्सरसाइज 14 में भले ही सवाल ऐसे सरल में हमारा निकल जाएगा, मिश्र में भी निकाल के देखोगे कि आंसर तो आएगा ही। प्लेन कुछ नहीं करना है, अगर सरल वाला प्रोसेस है उसमें हमको 12 से जैसे यहाँ पे करके दिखाया है, लेकिन मिश्र वाला जो प्रोसेस है उसमें मिश्र के रूप में समतुल्य मूलधन जो इससे पहले हम लोग निकाले थे उसको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारे इसमें काम यही रहा कि एक्सरसाइज 14 को तुम लोग सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 14 तब तुम्हारे होमवर्क में रहा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।